आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, बड़ी बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हूं और इस विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला में हम लोग उन तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं और इन तथ्यों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कथनों से। तो सबसे पहले हिंदी भाषा के संदर्भ में पहला कथन हम लोग पंडित कृष्ण रंगनाथ पिल्लैयार का देखते हैं। राष्ट्र के उत्थान में एक भाषा का होना आवश्यक है, इसलिए हिंदी सबकी साझी भाषा है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का हिंदी भाषा के संदर्भ में कथन है, राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है, वहीं विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है। वाल्टर चेनिंग का कथन है। आगे, राष्ट्रभाषा हिंदी का किसी क्षेत्रीय भाषा से कोई संघर्ष नहीं है। अनंत गोपाल सेवड़े का कथन है। वी कृष्ण स्वामी अय्यर का कथन है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। वहीं शंकर राव कप्पी केरी का कथन है, हिंदी का पौधा दक्षिण वालों ने त्याग से सींचा है। आगे लीलावती मुंशी लिखती हैं कि मैं मानती हूं कि हिंदी प्रचार से राष्ट्र का ऐक्य जितना बढ़ सकता है वैसा बहुत कम चीजों से बढ़ सकेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी भाषा के संदर्भ में लिखा कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को सर्वांग सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन लिखते हैं कि जीवन के छोटे से छोटे क्षेत्र में हिंदी अपना दायित्व निभाने में समर्थ है। अविंद्र कुमार विद्यालंकार लिखते हैं कि राष्ट्रभाषा के बिना आजादी बेकार है। हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। विलियम केरी का ऐसा कथन है। आगे बढ़ते हैं और सिद्ध साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर कर लेते हैं चर्चा। तो सिद्ध साहित्य में ही रहस्यवाद का बीज मिलता है। रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि गोरक्षपाद को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानना चाहिए क्योंकि इन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्रयान की परंपराओं में विशेष संशोधन करते हुए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। शांतिपा को पांडित्य के कारण कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। सिद्ध कवियों के नामों में पा शब्द का जुड़ना आदर सूचक है। संध्या या संध्या भाषा नाम मुनिदत्त और अय्य वज्र द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और प्रकाशन वर्ष के आधार पर श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी का है। मकान 1976 ईस्वी का है। पहला पड़ाव 1987 ईस्वी का है। विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी का है। अज्ञातवास 1962 ईस्वी का है। राग दरबारी 1968 ईस्वी का है। सीमाएं टूटती हैं 1976 ईस्वी का है। आदमी का जहर 1974 ईस्वी का है। इसके बाद श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में सीमाएं टूटी हैं, इसमें दुर्गादास, राजनाथ, तारानाथ, नीला चांद ये प्रमुख पात्र हैं। सीमाएं टूटी हैं के वहीं मकान उपन्यास में श्री नारायण, बंदोपाध्याय और स्वामी शांतानंद प्रमुख पात्र हैं, जबकि पहला पड़ाव में संतोष कुमार और यशोदा प्रमुख पात्र हैं। जबकि विश्रामपुर का संत में
कुंवर जयंती और प्रसाद प्रमुख पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ निबंध संग्रहों को। त्रिशंकु अज्ञेय द्वारा लिखा गया 1945 ईस्वी का निबंध है। रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित रामधारी सिंह दिनकर का है। शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी का विद्यानिवास मिश्र का है। आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी का निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा के अन्य निबंधों को अगर देखा जाए तो उसमें शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी और दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी के प्रकाशित निर्मल वर्मा के निबंध हैं। अज्ञेय के निबंधों को देख लेते हैं तो अज्ञेय के निबंधों में सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी का, आत्मने पद 1960 ईस्वी का, आल बाल 1971 ईस्वी, लिखी कागद कोरे 1972 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे बढ़ते हैं और रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंध प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, उजली आग 1956 ईस्वी, वेणुवन 1958 ईस्वी, वट पीपल 1961 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हैं और निराला के संदर्भ में देखते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा निराला के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। निराला के संदर्भ में यह कथन शुक्ल जी का है। महादेवी वर्मा के संदर्भ में लिखते हैं शुक्ल जी कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह कथन शुक्ल जी का है। सुमिंद्रानंदन पंत के संदर्भ में लिखते हैं शुक्ल जी, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर चाहती है। यह सुमिंद्रानंदन पंत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वहीं जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में शुक्ल जी लिखते हैं कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। आगे बढ़ते हैं और रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में हुंकार, रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, आत्मा की आंखें प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद राम कुमार वर्मा की रचनाओं में एकलव्य, वीर हमीर, चित्तौड़ की चित्ता, अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, निषेध, चित्ररेखा, जौहर प्रमुख हैं। वहीं राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में पथिक, मिलन, मानसी तथा पथिक। केदारनाथ सिंह की रचनाओं में जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, यहां से देखो, अकाल में सारस, बाग, टालस्टाय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। केदारनाथ सिंह साठोत्तरी कविता के कवि हैं, जबकि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य पर 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं उत्तरायण राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। राम नरेश त्रिपाठी को हिंदी बाल साहित्य का जनक व ग्राम गीतों का संकलन तथा संपादन करने वाला कवि भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, पात्रों को उनके संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित करते हैं। तो मैना चंदायन की पात्र है। मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई यह अवधी भाषा का प्रेमाख्यानक काव्य है। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा का पात्र है। ईश्वर दत्त द्वारा लिखे गए रचना है सत्यवती कथा, जो दोहा और चौपाई छंद में रचित है। मृगावती की पात्र है रुक्मिणी।
दोहा चौपाई में प्रेम कथा लिखी गई है कुतुबन द्वारा। राघव चेतन जयसी द्वारा लिखे गए पद्मावत का पात्र है। चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने की, जिसे माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा कहा है। सत्यवती कथा ईश्वर दास ने 1501 ईस्वी में की, जिसमें ऋतुपर्णा और राजकुमारी सत्यवती की प्रेम गाथा का वर्णन है। मृगावती जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राजाश्रित कवि कुतुबन की रचना है, जिसमें कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का निरूपण चौपाई दोहा के क्रम में हुआ है। वहीं पद्मावत 1540 ईस्वी की मसनवी शैली में लिखा गया 57 खंडों का महाकाव्य है, जिसका 57वां खंड पद्मावती नागमती का सती खंड है। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं लघु मानव की अवधारणा विजय देव नारायण शाही ने दी थी, और इनकी चर्चित रचना लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस आलोचनात्मक रचना है। विजय देव नारायण शाही की अन्य रचनाओं में मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगा प्रमुख हैं। वहीं लक्ष्मीकांत की प्रमुख कृतियों में खाली कुर्सी की आत्मा, सफेद चेहरे, तीसरा प्रसंग, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, तीसरा पक्ष प्रमुख कृतियां हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की कृतियों में अंधेरे में, विपात्र, चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस प्रमुख है। जगदीश गुप्त की महत्वपूर्ण कृतियों में नाव के पांव, संबूक, बोध वृक्ष, स्वरूप और समस्याएं प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ कहानियों को देख लेते हैं। तो फांसी कहानी 1929 ईस्वी की प्रकाशित जैनेन्द्र की है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह 1932 ईस्वी का। सतमी के बच्चे कहानी संग्रह राहुल सांकृत्यायन का 1935 ईस्वी का, और दो बांके 1936 ईस्वी का भगवती चरण वर्मा का कहानी संग्रह है। आगे दीप मालिका 1930 ईस्वी की भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना। अंजलि 1930 ईस्वी की पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना। धूप रेखा 1929 ईस्वी की प्रकाशित इला चंद्र जोशी की रचना। परंपरा 1940 ईस्वी की अज्ञेय की रचना है। वहीं आदमखोर 1945 ईस्वी की चंद्र किरण सौनरेखा की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आनंद कादम्बनी पत्रिका 1881 ईस्वी में निकली थी, जिसके संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, और यह पत्रिका मिर्जापुर से निकलती थी। प्रेमघन भारतेंदु मंडल के रचनाकार थे। नागरी नीरद मिर्जापुर से निकलने वाली पत्रिका थी, जो 1893 ईस्वी में निकली। प्रेमघन इसके संपादक थे। समालोचक 1902 ईस्वी की प्रकाशित पत्रिका जयपुर से निकलती थी। चंद्र शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे। भारतेंदु पत्रिका 1883 ईस्वी में वृंदावन से निकलती थी। राधा चरण गोस्वामी इसके संपादक थे। द्वंद्व पत्रिका अंबिका दत्त व्यास द्वारा लाहौर से 1883 ईस्वी में निकलती थी। प्रताप 1910 ईस्वी में कानपुर से निकलता था पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। इसके बाद सुदर्शन 1900 ईस्वी में काशी से निकलता था, देवकी नंदन खत्री द्वारा निकाली जाती थी यह पत्रिका। तो साथियों, आज की विहंगम दृष्टि अध्ययन श्रृंखला लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।